दोस्तों फिर चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर बाकी जगहों पर टेररिज्म, आज 75 साल बाद भी हम पार्टीशन का दर्द सह रहे हैं। लेकिन लगता है कि इस बार बाजी उल्टी पड़ने वाली है और आज एक इंडियन और एक पाकिस्तानी की लड़ाई में ये भी मुमकिन है कि हम यूके का बंटवारा होते हुए देखें। जी हाँ, जहाँ यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनाक हैं, वहीं स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर पाकिस्तानी ओरिजिन के हमजा यूसुफ हैं और दोनों ने ही आज एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच रखी हैं। क्या है पूरा ये मामला, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ये अलग अलग किंगडम से मिलकर बना है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 अलग अलग नेशंस हैं जो साथ में मिलकर एक स्टेट बनाते हैं। यहाँ पर शब्दों की थोड़ी सी हेरा फेरी जरूर है, इसलिए इसे दोबारा एक बार अच्छे से समझते हैं। पॉलिटिकल साइंस में नेशन उसे बोला जाता है दोस्तों जहां पर एक ही जैसे लोग रहते हों, यानी उनका कल्चर और उनकी बोली एक जैसी हो। लेकिन नेशन होने का ये मतलब नहीं है कि वो एक स्टेट भी होगा। यहाँ हरियाणा, पंजाब, यूपी जैसे स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये एक टर्म आप भारत, फ्रांस या बाकी किसी देश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगर नेशन और स्टेट में फर्क करना हो तो बेसिक फर्क यही होगा कि एक नेशन वो होता है जहाँ की हिस्ट्री सेम होती है, लेकिन एक स्टेट वो होता है जहाँ पर कानून और सरकारी तंत्र सेम होता है। जी हाँ, इसका एक उदाहरण आपको नॉर्दर्न आयरलैंड में मिल जाएगा। जब यूनाइटेड आयरलैंड का बंटवारा हुआ तो एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बन गया और दूसरा नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि यूके के साथ है। आज नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक ही नेशन कहे जा सकते हैं क्योंकि वहाँ आयरिश लोग रहते हैं, लेकिन एक नेशन होने के बावजूद भी वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और यूके यानी 2 अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है। तो इसी तरह स्कॉटलैंड भी एक नेशन है जो कि यूके का पार्ट है। लेकिन परेशानी दोस्तों ये है कि अब जो स्कॉटलैंड के नए फर्स्ट मिनिस्टर चुनकर आए हैं स्कॉटिश नेशनल पार्टी से हैं, जो स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस चाहते हैं ताकि वो एक अलग देश की तरह रह सके। इससे पहले भी 2014 में डिमांड उठी थी और तब भी एसएनपी ही 2011 में चुनाव जीत कर आई थी। उन्होंने तब पूरे स्कॉटलैंड में रेफरेंडम करवाया और पूछा कि क्या वो यूके के साथ रहना चाहते हैं। इस रेफरेंडम में 85% एलिजिबल वोटर्स ने भाग लिया था, जिसमें से 44.7% स्कॉटिश इंडिपेंडेंस के समर्थन में थे, जबकि 55.3% यूके में ही रहने के पक्ष में थे। सभी को लगा था कि अब ये मुद्दा सेटल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि 2 साल बाद 2016 में यूके ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज तक उन्हें परेशान कर रहा है। यूके ने डिसाइड किया था कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाएंगे और इस इवेंट को ब्रेक्सिट कहा गया। 2016 से ही प्रोसेस शुरू हो गया था और यूके 2020 तक यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था, जिसमें 28 देश शामिल थे। इन 28 देशों के बीच एक सीधा अग्रीमेंट ये था कि ये लोग एक ही मार्केट की तरह ऑपरेट करेंगे, यानी अगर आपको यूके में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उसे फ्रांस या फिर जर्मनी के मार्केट में बेचना है तो उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी और कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगेंगे। यानी यूरोपियन यूनियन के सभी देश आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। कोई भी ईयू देश का सिटीजन किसी भी दूसरे देश में जाकर काम कर सकता था, वहां रह भी सकता था और इसके लिए उसे ना ही अपनी नेशनलिटी बदलने की जरूरत थी और ना ही किसी तरह का वीजा चाहिए था। लेकिन फिर यूके को लगा कि दूसरे देशों के लोग रोमानिया जैसी ईयू कंट्रीज की सिटीजनशिप लेकर फिर से यूके में आकर काम कर जाने लग जाते हैं, जिनसे उन्हें परेशानी हो रही थी। इसके अलावा और भी कई वजहें थी दोस्तों जिस वजह से उन्होंने ईयू से बाहर आने का फैसला किया। इसके लिए चारों टेरिटरीज में रेफरेंडम भी हुए थे और स्कॉटलैंड की 60% जनता ने ब्रेक्सिट के खिलाफ वोट किया था, लेकिन फिर भी यूके गवर्नमेंट ने ईयू से बाहर जाने के रास्ते को ही चुना। इस समय स्कॉटलैंड को फिर से रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन यूके को देकर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि यूके तो ईयू से इसलिए बाहर जा रहा था क्योंकि वहां की टॉरी पार्टी एक राइट विंग पार्टी है जिसे इमिग्रेंट्स पसंद नहीं थे। लेकिन इससे यूके को बहुत लॉस हुआ। सबसे पहले दिक्कत तो ये थी कि अब जो भी बिजनेसेस यूके में रहकर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी डिमांड यूके में उतनी ज्यादा नहीं है। पहले तो वो पूरे ईयू में इन्हें बेचकर काफी पैसा कमा लेते थे, लेकिन अब अगर उन्हें ईयू के मार्केट में इन्हें बेचना है तो अलग से बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ेंगी और बहुत सारा पेपर वर्क भी करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन आइटम्स पर जब इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है तो ये आइटम्स महंगी भी हो जाती हैं, जिस वजह से ये प्राइस बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं रहता। आज ब्रेक्सिट की वजह से दोस्तों अकेले स्कॉटलैंड के 47% एक्सपोर्ट्स डाउन है और आने वाले वक्त में भी सुधार की गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। इन सब को देखते हुए स्कॉटलैंड में एक बार फिर आजादी की लहर दौड़ चुकी है और ब्रेक्सिट इसमें एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब 2014 में स्कॉटलैंड के लोगों ने यूके में रहने का फैसला किया था तब ब्रेक्सिट की बात नहीं हुई थी।
जून 2022 में तब भी स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने एक दूसरा रेफरेंडम प्रपोज किया था, जिसके लिए उन्होंने 19 अक्टूबर 2023 की डेट भी तय की थी। लेकिन नवंबर 2022 में यूके की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि स्कॉटलैंड के पास रेफरेंडम कॉल करने की अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ऐसा कोई रेफरेंडम नहीं होगा। ऋषि सुनाक का भी यही व्यू है, लेकिन हमजा रेफरेंडम पर अड़े हुए हैं और अभी भी इसके लिए यहाँ संघर्ष चल रहा है। दोस्तों, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में कई सारी हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स भी रही हैं और स्कॉटलैंड के लोगों का मानना है कि यूके ने हमेशा उनके साथ धोखा किया है और उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। इस पॉइंट को समझाने के लिए वो नॉर्थ सी ऑयल का उदाहरण देते हैं। 1970 में स्कॉटलैंड में तेल का भंडार मिला था और इस समय भी स्कॉटलैंड की आज़ादी की मांग ने जोर पकड़ा हुआ था। तब भी एसएनपी ने एक मुहिम चलाई थी जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि इस ऑयल से पहला फायदा स्कॉटलैंड को ही होना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के तेल हैं। इंग्लैंड के मुकाबले स्कॉटलैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी तेजी से नहीं हुआ था। यूके का हमेशा से ही ये कहना था कि स्कॉटलैंड को अगर आज़ादी दे दी जाएगी तो वो अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत वीक है। लेकिन इस ऑयल के मिलने के बाद 1974 में यूके की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने मैक्रॉन रिपोर्ट को कमीशन किया था, जिसकी फाइंडिंग्स से ये पता चलता था कि अगर स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया जाए, उसके ऑयल की मदद से वो यूरोप की सबसे अमीर इकोनॉमीज में से एक बन सकता है और इसी ऑयल के कारण उनकी करेंसी की वैल्यू भी यूरोप से ज्यादा हो जाएगी। अगर ये रिपोर्ट सामने आ जाती दोस्तों, तो उस वक्त बवाल मच जाता और आजादी की मांग और भी तेज हो जाती। इसलिए इस रिपोर्ट को एक सीक्रेट ही रखा गया और इसकी फाइंडिंग्स 2005 में पहली बार लोगों के सामने आई, जब एसएनपी ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इसे ऑब्टेन किया था। स्कॉटलैंड को अपने ऑयल पर भी पूरे राइट्स उस वक्त नहीं मिले थे, तो ये दोनों तरफ से धोखा था। खैर, तो अब आगे क्या होने वाला है? जब 2023 का रेफरेंडम प्रपोज किया गया था तो एसएनपी ने इसे 3 स्टेजेस में बांटा था। पहली स्टेज ये थी कि सेक्शन 30 के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ रिक्वेस्ट डालेंगे। जब बोरिस जॉनसन ने इसे रिजेक्ट कर दिया तो दूसरे स्टेप में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि वो ये डिटरमाइन कर सके कि क्या स्कॉटलैंड के पास एक रेफरेंडम कॉल करने का अधिकार है। और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उन्हें नाकामी मिल गई तो अब वे अपने 3 स्टेज प्रोग्राम की आखिरी स्टेज पर हैं, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अगले जनरल इलेक्शन को एक तरह का डी फैक्टो रेफरेंडम बना देंगे, यानी कि वो स्कॉटलैंड की आज़ादी के मुद्दे पर जनरल इलेक्शंस में उतरेंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस समय जिस हिसाब से ब्रेक्सिट ने पूरे यूके को फाइनेंशियली वीक कर दिया है और साथ ही जब ऋषि सुनाक के साथ इन्फोसिस मामले करप्शन का टैग भी जुड़ गया है, उनके लिए अपनी सरकार को बचाना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, अगर इस बार वहां ऋषि सुनाक की टॉरी पार्टी हार जाती है तो स्कॉटलैंड के रेफरेंडम की उम्मीद बढ़ जाएगी। और पिछली बार वैसे भी वो बस 10% वोट से ही रेफरेंडम हारे थे और इस बार ब्रेक्सिट ने उस 10% के गैप को भी भर दिया होगा। तो सारे ट्रेंड्स इसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि यूके में ऋषि सुनाक हारेंगे और स्कॉटलैंड रेफरेंडम के जरिए कुछ ही वक्त में यूके से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर स्कॉटलैंड बाहर होगा तो नॉर्दर्न आयरलैंड में भी टेंशन चल रही हैं। ये हो सकता है कि वो भी फिर अपनी आज़ादी की मांग करे। पर दोस्तों, ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यूके में अगले साल चुनाव है। क्या आपको लगता है कि 2025 से पहले पहले यूके का बंटवारा संभव है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।